GY व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि मैं नेपाल घूम रहा हूँ। काठमांडू में कल था, जिनने मेरा वीडियो देखा हुआ, काठमांडू थमिल में था मैं। तो मैंने बोला था कि मैं थमिल से जाऊँगा उधर पोखरा की तरफ। तो आज सुबह का टाइम है, हम लोग चेकआउट कर चुके हैं होटल से। 2 पराठे आलू के दही के साथ खा चुके हैं, अचार के साथ, और चाय पी के गर्मा गर्म हम निकल पड़े हैं ड्राइव करके पोखरा की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि मैं नेपाल का टूर कर रहा हूं और मैं कल तक काठमांडू में था, अभी भी काठमांडू में हूं। थमिल से मैं निकल चुका हूं पोखरा की तरफ। पोखरा में जाकर वहां का नाइट लाइफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि वहाँ का नाइट लाइफ हम एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे प्यू लेक है, वहाँ पे हम उस लेक का जो है बोटिंग वगैरह करेंगे लेक में, और वहाँ का नज़ारा देखेंगे हम कैसा है। और काठमांडू फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है सुबह के टाइम। लोगों की चहल पहल है। रात को चलो नाइट लाइफ की अलग होती है, ये ऑफिस आवर्स है। काठमांडू का जैसा कि आपको मालूम है कैपिटल सिटी है, पूरा रश है इस टाइम हर जगह। अभी फ़िलहाल काफ़ी हम फिर भी आगे निकल गए हैं, पार कर चुके हैं शहर को। लेकिन देखा जाए तो नॉर्मली जैसे मेट्रो शहर का होता है, मेट्रो सिटी का होता है, वैसे ही रश यहाँ पर भी है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पूरी जर्नी का अपडेट दूंगा। जहाँ अच्छे व्यू आएंगे वहाँ मैं आपको रोक के दिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे बैठे अपने टीवी, अपने फ़ोन पर एंजॉय कर पाएँ व्यूज़ है। क्योंकि कैपिटल सिटी है तो देखिए रश तो होना ही है, पॉपुलेशन होनी है। फ्लैट्स है, जैसे शिमले में है फ्लैट्स ही फ्लैट्स, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी सब कुछ हाईली मेंटेन्ड है। ट्रैफिक हो चाहे कह लो साफ़ सफाई हो। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग बड़े शहरों में तंग हो जाते हैं ट्रैफिक से ज़्यादा। हम आगे टी पे हॉर्न मारते ना, उससे तंग हो जाते हैं। तो बस बात यही है कि सब शांति से चल रहे हैं। लाइन में लगकर भी कोई अपना पेशेंस नहीं खो रहा है। सबको अपने पता है, या लेफ़्ट जाना है तो ऐसे जाना है, राइट जाना तो ऐसे, ऐसे वैसे वैसे ऐसे नहीं, रॉन्ग साइड वाली गेम नहीं चल रही है यहाँ पे कार्स की और बाइक्स की और साइकिल और रिक्शे की। तो सोनू भाई एक चीज ध्यान दिए यहाँ पे रिक्शा टेम्पो बहुत कम दिख रहा है, टैक्सी दिख रहा है ज्यादातर। ये एक बात सही है, नोटिस तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन टैक्सी है तो वो फिर अपना हिसाब से पैसे वगैरह मांग रहे हैं ना। ऐप से भी बुक कर सकते हैं। लेकिन कल जैसे हमने वहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर से जाना था अपने होटल तक, तो 600 नेपाली रुपीस मांगा था। जी। और हम 345 रुपए ऐप से। नहीं ऑनलाइन ही, ऑफलाइन था वो जो खड़े होते हैं। अच्छा। ऑल्टो मारुति ऑनलाइन 345 ऑनलाइन 345 में गए थे। तो आप इस बात का ध्यान रखें, बार्गेनिंग करें आप नेक्स्ट लेवल पे, शर्माए ना। इंडिया से अगर आप आए हैं तो खास करके दबा के बार्गेनिंग करिए। कि कल का मैंने बताया था मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कल सो ही रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ बदतमीज लोग मिल गए थे। तो ठीक है, व्यू दिखाइए आप। हमने एक चीज़ को लेके बुरा नहीं मान जाना है नेपाल से। बाकी मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ, आप चेक करिए। पता नहीं कितना कैमरे से आप जज कर पा रहे हैं व्यू को, लेकिन देखिए आप ऊपर बादलों के साथ टच करता हुआ चोटी पहाड़ का, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम ठंडा था यहाँ पे, ज़्यादा गर्मी नहीं थी लेकिन ज़्यादा ठंड भी नहीं थी यहाँ पे, और सुहाना प्लेजेंट वेदर था। बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हल्की बहुत बुछारें हुई थी, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई। क्या पता ऊपर जा रहे हैं तो शायद बारिश वगैरह में मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसा नज़ारा है काठमांडू शहर का। हमारे वहाँ क्या है कि अभी इतनी आबादी है कि वो ना चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। ज़रूर गडकरी साहब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे आप शिफ्ट हुई है, लेकिन भाई साहब उस पर शिफ्ट होने के लिए हमें चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए ना। अब हम निकल पड़े हैं, 500 की रेंज कंपनी बताती है, ऑन रोड वो 300 350 लॉजिकली देती है। पेपर पे कुछ और होता है, लेकिन जब फैमिली निकलती है तो फिर चार्जिंग कराना पड़ता है। वो तो छोड़ो, फास्ट चार्जिंग में तो बहुत कम चार्जिंग स्टेशन देखे, और देखे जाते हैं वहाँ पे लोग देखते हैं कि 2-3 लगे होते हैं तो एक ही वर्किंग पे होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग अपना भी बदलाव करेंगे। चार्जिंग स्टेशन होंगे तो लोग जाएंगे। अब ये 5 घंटे का रास्ता है,
3 घंटे बाद गाड़ी चार्जिंग मांग रही है, फिर 2 घंटे अगले वो चार्ज हो रही है, तो 5 घंटे का रास्ता 7-8 घंटे में कवर कर रहा है। तो उस चीज़ का क्या मज़ा है। तो आप अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ लोग चार्जिंग करें फास्ट अपनी गाड़ी और आपके कहे के अनुसार चलें। हर कोई बदलाव चाहता है, बात फैसिलिटी की होती है। तो यहाँ मैं वो देख रहा हूँ सोनू भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ आप इधर बैठिए तभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप बहुत कम दिख रहे हैं। तो वही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी कहना आसान होता है, बस इंडिया में ये होता है कि कर दो, थोप देते हैं लोग क्या जो हमारे लीडरशिप में जो जितने लोग बैठे हुए हैं, ये करना है कल से, ये होगा कल से, बस ऐसे ही जनता ने कैसे करना है, क्या करना है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। और मैं देखता हूँ ना इंडिया में जो चीज़ साला सही चल रही होती है ना, उसी को ही मतलब उसमें ही कुछ करते हैं ऐसा कि पैनिक हो जाए। सब कुछ सही चल रहा होता है, कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो चीज़ खराब हो जाए, पैनिक भगदड़ सी मच जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी डीजल के लेकर और हाँ पेट्रोल को लेके उसमें क्या मिलावट है? एथेनॉल मिलावट है, गन्ने का जूस है। आदमी तो क्या गाड़ी भी पिएगा। मतलब कंफ्यूजन, जो चीज सही चल रही है उसमें क्यों उंगल करनी है भाई। जो चीज खराब चल रही है उसको ठीक करो ना। कानून जो ऑलरेडी कंफर्ट दे रही है लोगों को, उसको खराब कर देते हैं। डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पैनिक मच जाती है, तो फिर आगे फिर पंगे डालती है जनता। तो फिर या तो उनको देशद्रोह बोल देते हैं या फिर उनकी गेम बजा देते हैं। सत्ता से हटना पड़ता है, सत्ता से पत्ता कट जाता है, लेकिन उसके लिए फिर बहुत कुर्बानियाँ, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत लात घूसे खाती है पब्लिक, और फैमिली से भी टॉर्चर होती है। मानसिक रूप से भी संतुलन खराब होता है इंसान का कि यार मैं इतने लाख की गाड़ी ले रहा हूँ। चलो मैं नहीं कह रहा हूँ करोड़ वालों की गाड़ी होती है, किसी ने 7 लाख की गाड़ी ली है, 8 लाख की ली है, सेकंड हैंड 2 लाख की भी ली है, गाड़ी तो गाड़ी होती है, फैमिली मेंबर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ का भी तो वातावरण इतना शुद्ध है, इतने लोग होने के बावजूद भी पॉल्यूशन नहीं है, और इतनी पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। वो मैं देख रहा हूँ टाटा सूमो चल रही है दोस्त, अभी तक सबसे ज्यादा हम लोगों ने यूज करके फेंक दिया है, पता नहीं कहाँ विंटेज किसी कलेक्शन में खड़ी होगी, कोई कस्बे गांव में चल रही होगी। यहाँ तो भाई टाटा सूमो ही चल रही है, सबसे ज्यादा दिखा है पहाड़ी में। बताओ, यहाँ स्कॉर्पियो एन बन चुकी है? टाटा सूमो का वहाँ नया सिस्टम लागू करने वाले हैं डिजाइन में। इतनी पुरानी गाड़ियां चल रही है, मतलब गाड़ियां, क्योंकि मैं दोस्तों डीजल लवर हूँ, खास करके कार लवर हूँ, तो मुझे ये बड़ा दुख होता है यार कि उसको खत्म कर रहे हो आप लोग, एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जहाँ भी मैं गया हूँ और भी कंट्रीज में गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी पुरानी गाड़ियां इतनी चमका के लोगों ने रखी है, चल रही है। इन्होंने तो ऑटो को भी उसी रेस में भगा दिया है, और फॉर्च्यूनर को भी उसी रेस में भगा दिया है, और रोल्स रॉयस को भी उसी रेस में भगा दिया है। आप अलग अलग गाड़ी का अलग अलग नियम कानून निकालो, कमर्शियल निकालो, आप चेक करो कि ये गाड़ी चलने लायक है या नहीं है। आप बस क्या दे रहे हो कि भाई तेरी 4 करोड़ की गाड़ी है, तेरा 1 लाख का टोटो है, इतनी चलेगी तो इतनी में खत्म हो जाएगी, इतना है तो इतना है, इतना नहीं है ना। मतलब बस लिख देते हैं कानून, ऐसे दिमाग नहीं चलाते, बस कलम चला देना मुंह उठा के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। पता नहीं कब नए लोग वहां पे बैठेंगे, तोंद वाले लोग बैठ के बस भरी जा रहे हैं वहां पे, अपना पेट में भर ही नहीं रहा, फिर भी पेट इनका, दिमाग तो चल नहीं रहा है। मेरे को ये चीज लिटरली पसंद नहीं आती है। मतलब किसी गाड़ी है, टायर चौड़े नहीं डलवाने, ये नहीं डलवाना, वो नहीं डलवाना, ऐसे नहीं करना। इतने मतलब $1 बिलियन की इंडस्ट्री है मॉडिफिकेशन की। क्या हो जाएगा, 1 इंच टायर बाहर आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ये है ना, कलर स्टिकर इधर से उधर हो जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। इससे बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में, वो उस पर काम करो ना। 1 इंच टायर बाहर आ गया, तुम्हारी गाड़ी 10 साल से 12 साल हो गई है, 11 साल हो गई है, तो चक दे, फट्टे कर दो, इसको सीधा स्क्रैप कर दो। ऐसे नहीं होता है। चलो मैं भावनाओं में बह गया हूँ, कार लवर हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। शिफ्ट होते हैं नेपाल की तरफ। कहाँ जाएगा भाई? पोखरा जा रहे हैं। पोखरा बोले तो पोखरा, वहां ना मिले कोई बदतमीज, नहीं तो फिर जीवा व्लॉगर से गैंगस्टर यादव बनते हुए देर नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा जेल में रहना पड़ेगा मार खा के, भंसार पक्का पैसा बच जाएगा, और दिन कुछ नेपाल में बिता लेंगे। और जेल हमने कौन सा नहीं देखा, हम लोग तो पैदा ही जेल में हुए हैं। जी हैं जेल में पैदा हुए। हमारा तो
अलग ही एक माइंड सेट है भाई, हम नहीं डरते कहीं से। और ये वैसे भी नेपाल में भी यादव लोग बहुत हैं, पुलिस में आर्मी में यादव लोग ही हैं, तो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। सिस्टम चेंज करे वाला यादव सरकार। हमार क्या था, हमार बोली जैसे नंगा तार ऐसे कुछ है, हमार बोली जैसे नंगा तार, हमार बार कुकरी के धार ऐसा कुछ एक बहुत अच्छा रैप निकाला था। वो भी अपने भाई हैं जो इसके बीट प्रोड्यूसर हैं, हमारे मधेसी बीट्स वाले भाई। वो अपने भाई जैसे, आने से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो कनाडा में रहते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम वो इंडिया आए या फिर मैं नेपाल आऊँ तो मिले। और मधेसी बीट भाई, शाउट आउट टू यू, बहुत अच्छा आपने बनाया गाना, आप बहुत अच्छा बीट प्रोड्यूस करते हैं। और भाई से बात हुई, जल्दी हम गाना भी बनाएंगे भाई के साथ। तो व्यू दिखाओ, क्या दिखाऊं भाई, हर जगह मस्त व्यू है। देखिए दोस्त, घने बादल है ऊपर की तरफ, पूरे घने हैं बादल, पहाड़, ऐसी रोड, ऐसे पेड़, क्या सीनिक ब्यूटी है, पिक्चर परफेक्ट क्वालिटी। और हमारे हैवी ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, छोटे भ्राताश्री हमारे। इनकी एक ही जिद होती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगा तो मैं ही चलाऊंगा, तुम्हारे बस की ना है, हैवी ड्राइवर मैं हूं तो मैं ही हूं। तो भाई साहब गाड़ी लेके सुबह निकल चुके हैं, अच्छी बात है। छोटे भाई का धर्म होता है बड़े भाई को खुश रखना, और बड़े भाई का काम होता है ब्लॉगिंग करके आप लोगों को अच्छे से दिखाना। तो आपका भाई बादलों के बीच पहाड़ों के ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? पोखरा। ये देखिए दोस्तों, टाटा का ट्रक, लगता है इन्होंने भी टाटा का नमक खाया है। टाटा महिंद्रा, टाटा महिंद्रा, पूरे वर्ल्ड को नमक खिला रहे हो। देखिए आप, स्लो चला मेरा भाई, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड रखो। ये देखो, ये पुलिस है, इनकी ड्रेस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, थोड़ी सी फीलिंग नहीं आ रही कॉप वाली। यहाँ के ऐसे लग रहा, इस साइड दिखाओ, शीशा खोल के दिखाओ। कह सकते हो फॉग ऊपर जमी है, बादल का ज़्यादा ही साया है पहाड़ों के ऊपर। तो पता नहीं कैसा कैमरा में दिख रहा होगा, लेकिन आंखों से तो बहुत मस्त लग रहा है। आप मत व्यू देखना भाई, नहीं तो हम व्यू देखने लायक नहीं बचेंगे। मस्ती से गाड़ी, अगर देखना होगा तो गाड़ी दे देना मेरे को। क्यों भाई, कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए ड्राइविंग के साथ। हिमाचल में बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं। मैं झूठ के बोलूं, थोड़ी नेपाल की सड़कें अभी भी तंग है और कहीं कहीं टूटी भी है। अभी तो स्टार्ट है, चलो शहर के आसपास ही है, लेकिन अंदर जाके काफ़ी जगह सड़कें टूटी हैं। शाउट आउट टू इंडियन गवर्नमेंट और शाउट आउट टू नेपाल गवर्नमेंट आल्सो। इन्होंने इतने कम सोर्सेज के होने के बावजूद भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। जैसे हमें 6-6.5 घंटे अभी 200 किलोमीटर जाने में पोखरा को लग रहा है, तो वैसे ही हमें कम से कम 8-9 घंटे मनाली जाने में लग जाता था। ऐसी ही रोड होती थी, पतली पतली, सिर्फ 2 लेन थे, लेकिन अब जाने में तो ऐसा लगता है दिल्ली जा रहे हैं हम। अगर बाढ़ वगैरह तंग ना करे तो रोड बहुत अच्छी मेंटेन रहती है, और नॉर्मली 5 से 6 घंटे में खाते पीते आप आराम से पहुंच सकते हैं। वैसे रोड इंडिया में जैसे थी अभी यहाँ पे है। व्यू तो वही है पहाड़ों का, हमारे हिंदुस्तान जैसा, जो जनरली आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में मिलेगा। कहीं रुकी है अमित आप? तो दोस्तों अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए उतरे हैं। अब बहुत जल्दी ब्रेक ले लिया हमने, क्योंकि एक चाय का प्याली पीने का मन कर रहा था। अभी आंखें लग रहा था कि ढंग से खुली नहीं है। ये देखो दोस्तों, नज़ारों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। स्टेप फार्मिंग यहाँ पे भी शायद हो रही है। कितना सुंदर व्यू है, वाह।
तो दोस्तों हमने काफ़ी 60-70 किलोमीटर कवर कर लिया है और कुल मिला के 120 किलोमीटर का सफ़र है हमारा रह गया पोखरा का। लेकिन रास्ते नेपाल में ना पहाड़ों में शायद काम चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, काफ़ी जगह निर्माण हो रहा है सड़कों का। लेकिन इसके कारण आप माइंडसेट बना के चलिए कि आप थोड़ा तंग होंगे रास्तों में, घंटे बहुत हैं और ट्रैफिक भी है, काफ़ी ट्रक्स वगैरह भी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंजेशन हो सकती है आपको। और आसपास ढाबे हैं लेकिन धूल मिट्टी की वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि ना ही रोकें, हाइजीन पता नहीं कैसा होगा। तो भूख भी लगी है तो देखते हैं कहीं अच्छी सी जगह देख के हम गाड़ी रोकेंगे, लेकिन रास्ते काफ़ी ख़राब है। कैसी परफॉर्मेंस है वैसे गाड़ी की? हैं? चढ़ाई भी है, सड़क भी टूटी हुई है, एकदम गाड़ी की परफॉर्मेंस मस्त है। तो अगर कोई फॉर्च्यूनर लेना चाहता है एक नंबर गाड़ी तो लेना चाहिए उसको, आराम से। हैं? कि यही 50 लाख रुपए ले लेते हैं फालतू में, पागल है। ना 50 लाख का काम भी तो है इसका। 50 लाख का काम करती है, उससे ज्यादा 70। लोग कहते हैं महंगी है, कुछ इसमें है नहीं। क्या चाहिए आपको? एकदम पूरा घाट में स्मूथ चल रही है है ना। और बिना देख स्लिपर का। देख सकते हैं पावर मोड भी लगा हुआ है, सॉरी इको मोड लगा हुआ है, ये देखिए हिल रहा है यहाँ पे, इको मोड लगा रखा है। ये देखो उठ गए हैं, अभी इन्हीं की बात कर रहे थे, कुंभकर्ण साहब उठ गए हैं। भाई नींद आपको आ कैसे जाती है? क्या इसका मतलब है आपके पास सीक्रेट कि आप सो जाते हो जल्दी कहीं पे भी? कहीं पे नहीं, नींद तो आए तो आदमी शमशान में सो जाता है, ये तो भला अच्छा खासा ठंडा अरे मौसम। शमशान में तो बंदा परमानेंट ही सो जाता है ना। नहीं मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे डर लगता है शमशान में लोगों को, हाँ, लेकिन नींद आ जाए तो नहीं देखता, मुर्दा घाट या कहीं नींद आए तो सोना ही है। और चुड़ैल सो गई साथ में तो? अरे चुड़ैल सोने के बाद पता चलेगा, जब नींद खुलेगा तब। अच्छा ठीक है भाई, फिलॉसफी भाई की। और ये देखा है मैंने, सो जाता है शमशान में तो नहीं देखा है आपको सोते हुए, लेकिन हर जगह देखा है सोते हुए। अगर आप वहाँ सोएंगे तो दिखाना, हमें ब्लॉक कर लेंगे उसका भी। कुछ खाए नहीं गया, कुछ खाना वाना खा लेते। इसी की बात कर रहा था मैं, ब्लॉग में कुछ खाया नहीं है। आपको बस खाना है, सोना है बस। गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी तो ड्राइवर है ना अपना। ये देखो भाई, ये है भाई का स्टेटस, ये ड्राइवर है। ये ना होता तो हम ना आ पाते भाई। हाँ हैं? ये तो सही बात है। सही बात है, गलत बात है अब पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत आराम मिल रहा है भाई, चला के आ रहे हैं। और सोनू भाई, हाँ जी। सपने में क्या क्या देखा आपने? सपने तो कुछ नहीं देखे, अभी सो रहे थे। सपने देखा करो भाई, जिंदगी में कुछ करना है तो पहले सपने से ही शुरुआत होती है। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन सो का सपने देखने से नहीं होता है। हाँ, सो का सपने देखने से नहीं, जग का सपने देखने से कुछ होता है। आए बैंगन इसकी एक अलग पैरेलल दुनिया है जहाँ पे अपना सोचता है, समझता है। भाई के साथ जाओगे तो प्रॉब्लम आपके पास आएगी। क्योंकि हम गलत ना देखना चाहते हैं, हाँ, ना करते हैं। क्यों भाई? दूध इतना पियो कि दिमाग पे चढ़ गया है? हाँ दूध दही इतना खाओ कि दिमाग पे चढ़ गया है? क्या बोलना चाहोगे? गलत ना करो, गलत ना करने दो। मतलब क्या एनजीओ वगैरह खोलना है, आगे आगे कुछ समाज सेवा करना चाहते हो क्या? हैं? लोगों का समाज सेवा में तो लगेंगे, बाल पक के समाज सेवा करते करते। बाल पके नहीं है, बाल उड़ गए हैं। अच्छा हाँ, उड़ भी गए हैं। उड़ भी गए हैं नहीं, उड़ चुके हैं। टाटा बाय बाय हो गया आपका, टिंड पोटली दिखेगी आपके थोड़े दिन में। चलो मजाक नहीं उड़ाते हैं भाई का, बहुत अच्छे इंसान नहीं है। ठीक है, उठ बैठ सकते हो आप इनके साथ। और बताओ सोनू जी, हाँ जी। पोखरा जाके क्या करोगे?
पोखरा जाकर देखेंगे कैसा माहौल है उसके बाद ना। उस टाइम अच्छा, जा रहे हैं। गिरगिट हो जो रंग बदलोगे माहौल देख के। हाँ हैं? ऐसा माहौल वैसा क्या वैसा रहन सहन। रहन सहन? हाँ जैसा जहाँ का माहौल वैसा वहाँ उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन आप तो रह नहीं रहे हो, आप तो 36 लड़ाई कर चुके हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है भाई चीर के नेपाल को इंडिया में सीधेंगे भाई। कहेंगे नहीं ऐसा ही होगा। खास करके बिहार में तो बिल्कुल फेविक्विक लगा के जोड़ना चाहते हैं नेपाल को। जैसा बिहार में होता है वैसा ही होता है। तुम लोग ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम लोग गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, बस लेफ्ट राइट चलता रह रहा है भाई का। जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, क्योंकि हम तो देखने आए ना, हमें किसी ने बुलाया तो है नहीं है, तो चुपचाप देखो और चलते बनो। बाकी ठीक है, लिमिट है हमारी भी सहने की, आखिर है तो हम यादव ही। कृष्ण जी की वंशज है ना। तो ठीक है, अवॉइड करेंगे जो नेगेटिव वाइब वाली चीज़ें होंगी उसको अवॉइड करेंगे। अपने इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, अपने पैसे खर्च रहे हैं हम, है ना भाई। है जी। अपने पैसे खर्च रहे हैं और अपने आप को ही इंजॉय कराएंगे, फालतू की टेंशन बाजी नहीं। कितना अच्छा भगवान ने देश दुनिया बनाया है, उसको जगह जगह जाके जहाँ जहाँ भगवान ने अच्छी चीज़ें बनाई है वहाँ पे हम बनाएंगे माहौल और दिखाएंगे भी माहौल। देखिए जिस जन्नत की बात कर रहा हूँ मैं, भगवान बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, भगवान बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। चेक करिए आप व्यू, मतलब क्या ही है ना कुदरत, मदर नेचर। फादर नेचर कौन है भाई? फादर नेचर नहीं है ना कोई, मदर नेचर है भाई। मदर नेचर को सलाम है। इधर ट्रकों के पीछे नहीं लिखा ना, बुरी नजर वाला तुम्हारा मुंह काला, क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना कहीं पे, कहीं पे भी लिखा है ना ट्रक पे, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, साढ़े ना रीस कर, में कुछ लिखे हैं। साढ़े ना रीस कर, है ना। और कितने को एक चीज तो समझ में आ गया, बस शुभ लाभ। रॉयल किंग, कहाँ लिखा है रॉयल किंग? किंग ऑफ क्लब चौक। किंग ऑफ नहीं रॉयल। ये देखो इको स्पोर्ट जो इंडिया में बंद हो गई है, यहाँ पे चल रही है। और ये रही हमारी स्कॉर्पियो। हाँ भी, जाट गुज्जर यादव तो नहीं बैठा इसमें कहीं? ओए होए, कैसे चला रहा हो? कैसे चला रहा है सिविक सेंस देखो, पक्का जाट गुज्जर यादव ही होगा। 36 बिरादरी लेके घूम रहा होगा स्कॉर्पियो में, 7 सीटर में। सलाम है भाई हमारे वहाँ के जो जाट गुजर यादव है, और सब सारे मस्त है भाई अपने इंडियंस, जो एंजॉय करते हैं दबा के करते हैं। और कोई गाने ही सुना दो भाई। कौन सा गाना? अमित भाई से कह रहा हूँ, कोई गाने ही सुना दो। ना अभी तो ड्राइव, हाँ? अभी हमारा ड्राइव करने दे। आप ही सुना दो भैया जी। गा के कि म्यूजिक से? अब म्यूजिक कौन बजाएगा बे? म्यूजिक बजा सकते हैं लेकिन गाना सुना दो, गंदी सी आवाज दुनिया को दिखा दो अपनी। सुना दो। कौन सा गाना सुनाए? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वो तो है ही है, दबदबा में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, किस चीज में कमी है? दबदबा में कमी नहीं है बस। तो कुछ सुना दो मनोरंजन का। आप हो सिंगर? मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ। साथ में सिंगर भी हो? साथ में सिंगर नहीं हूँ, साथ में ब्लॉगर हूँ। शर्मा रहे हैं भैया जी। सुना दो, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई को क्या बोलना है। दोस्तों अभी हाईवे पे जा रहे थे हम, तो रास्ते में एक बहुत अच्छा कैफ़े मिला और उसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। रिवर पॉइंट व्यू है, तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, दिल खुश हो जाएगा आपका। अभी मैं पीछे वाला कैमरा घुमाता हूँ। भाई उन्हीं तो जो हैं वो फोटोग्राफी में लग गए हैं।
मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, चेक करिएगा। ये देखिए दोस्तों, नीचे जाता हूँ मैं। रिवर फ्लो चेक करिए, बहुत तेज़ बहाव है। कैमरे में पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत तेज़ बहाव है। और अगर कोई मिलता है तो मैं पूछता हूँ ये कौन सा रिवर है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लो है। साउंड कितना बढ़िया। वो कसौल जब जाते हैं ना और मनाली की तरफ जाते हैं कुल्लू होके, तो सेम ऐसा ही व्यू आता है। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद रेस्टोरेंट हमने यहाँ पे जो मैं व्यू दिखा रहा था, यहीं पे इंडियन खाना मिल रहा था, तो हमने ऑर्डर कर दिया इंडियन खाना। हमने दाल चावल आलू जीरा मंगाया, उसके बाद 1 कप चाय मंगाई है। तो स्वाद बढ़ जाता है अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री आप घूम रहे हैं और इंडियन खाना मिल जाए, तो उसका जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। और बाहर आके ना और क्रेविंग होती है अपने इंडियन खाने की। तो अभी जैसे ही खाना आता है फिर बताता हूँ मैं आपको क्या स्वाद है खाने का। तो दोस्तों फाइनली आ गया है हमारा इंडियन जो कुजीन में दाल चावल फेमस है, इंडिया के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो दाल चावल आ गया। ये एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पे जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक फार्म करके बेचते हैं अंडे, इंडिया में थोड़ा महंगा भी बेचते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हर जगह यही मिल रहा है। मैंने 3-4 जगह खाया। मैंने पूछा भी कि वाइट एग की जो ये वाइट शेल होता है वो है कि नहीं है यहाँ पे अवेलेबल आपके पास, कि यही चलता है। तो सारे रेस्टोरेंट वालों ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ यही ऑर्गेनिक फार्म वाले एग चलते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी जो मैं आपको बता दूं। तो भाई डालो दाल चावल। ये दाल चावल देखो कौन सी दाल है, मूंग मसूर की है कि चने की है? मूंग मसूर का। मूंग मसूर का दाल है। खा के बताना कैसा टेस्ट है। ओके 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 ओके। तो फाइनली इंडियन खाना मिल गया और ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे हम इंडिया में पहुंच गए, है ना? ऐसी फीलिंग आ रही है। तो मैंने भी प्लेट में डाल दिया दाल चावल। मेरा भी फेवरेट है भाई, ईस्ट टू वेस्ट दाल चावल इज़ द बेस्ट। तो खा के देखता हूँ मैं। कड़क है, तड़का फुल मारा हुआ है, बढ़िया। मतलब दाल का स्वाद बहुत है। दाल का स्वाद फुल तड़का मारा हुआ है, डबल ट्रिपल मेरे को लग रहा है। बहुत सही भाई। करारी दाल है पूरी ना। तो दोस्तों अभी आलू जीरा भी आ गया, प्याज आ गया, चेक कर सकते हैं। नींबू दिया था इन्होंने डालने के लिए प्याज पे, जो कि देते हैं सैलेड के साथ। तो मैंने ये मिक्स किया। ये टूट गया भाई। ओके। वाह। ओहो 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 ओहो। टेंशन ना लो दोस्त, इतना तीखा नहीं है इसलिए खा रहा मैं। मज़ा आ गया पर ये देखो देसी स्टाइल। सान के पूरा मज़ा तो वैसे दाल चावल खाने का हाथ ही आता है। मर्जी है भाई, जैसे मर्जी खाओ आप, बस खाओ खाओ पियो और एंजॉय करो, और मुझे भी करने दो आप लोग। दोस्तों हमने खा पी लिया था वहाँ पर, काफ़ी अच्छा खाना था। लेकिन अभी घर से निकले हुए होटल से निकले हुए हमें 5 से 6 घंटे हो गए हैं। और जब हमने वहाँ मैप लगाया था तो उस टाइम भी दिखा रहा था कि आपको पहुँचने में 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन अभी भी 2.5 घंटे दिखा रहा है लगेंगे। जस्ट बिकॉज कि ये जो सड़कों के ख़राब होने के कारण ना, और ये जाम बहुत लग रहा है यहाँ पे जगह जगह। तो
तो एक साइड गाड़ी वो पास कराते हैं, फिर दूसरी साइड खुलता है, ऐसे ही चलता रह रहा है। पिछले 30-40 किलोमीटर से यही चल रहा है। रोड तो ख़राब है ही, तो टाइम लग रहा है। तो अगर आप आ रहे हैं अभी करंटली, अब आएंगे तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा। देखो यहाँ से पास हो रहा है ट्रक, यहाँ पे रोका हुआ है, आगे बैरिकेटिंग करी हुई है या फिर वो झंडा लेके खड़े हुए हैं रेड कलर का। तो जाम जगह जगह मिल रहा है हमें, जिसके कारण हमारा पहुँचने का जो टाइम है वो बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ 6 घंटे में हम पहुँच जाते हैं पोखरा में, लेकिन अभी फ़िलहाल 2.5 घंटा और जाना है और 100 किलोमीटर्स नियर अबाउट अभी भी बाकी है, जिसके कारण थोड़ी थकान भी हो गई है। अब शायद हमारा लाइन खुल गया है, हमारी लेन वाली गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। देखो कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लोग रोक रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर एक साइड से आ रहे हैं, एक साइड जा रहे हैं। अब ये लाइन रुक गई जैसे, तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉप करवा रहे हैं भाई साहब। पर मैनेजेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जाम लगा रह रहा है तो लगा ही रह रहा है 1-2 घंटे के लिए। 5-10 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है, फिर आगे स्मूथ चलता है 5-6 किलोमीटर, फिर ऐसे कुछ आ रहा है अभी तक फिलहाल। ये देखिए दोस्तों, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग हो रखी है। पहाड़ों का थोड़ा रहता ही है, ये कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए, यही तो रोमांच है पहाड़ों का। तो लैंडस्लाइड बहुत आम बात है पहाड़ों में। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो आप अवॉइड ही करें पहाड़ों को। अगर वहाँ पे आप हैं और सीन बन गया बारिश का, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। बारिश हुई नहीं इतनी जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी। बारिश का मौसम अब आया ना। पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नीचे हाइट है इनकी। पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं। अरे तो नेपाल पहाड़ से ही फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ तो यही पे है, माउंट एवरेस्ट। पहाड़ी पहाड़ है पूरे नेपाल। लेकिन ये नदी भी जा रही है बीच में से, अभी देखना फोकस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ये रोड नदी नहीं बनवाया है। दोस्तों ऑलमोस्ट पोखरा पहुंचने वाले हैं हम लोग। और पीछे रास्ता काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब जो रास्ता है प्रॉपर है, 4 लेन। अब चलाने में मज़ा आ रहा है कार को। पहले तो ऐसे लग रहा था पूरा रास्ता ऐसे ही होगा, लेकिन अब स्मूथ राइड है, सड़कें अच्छी हैं। बस स्पीड लिमिट 40 कुछ ज़्यादा ही कम है। थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि गाड़ी उतरती है नीचे तो 60-70 तक पहुंच जाती है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सड़कें एक नंबर है। अब पता लग रहा है कि चलो हाँ, मनाली और उस शिमले वाली साइड जा रहे हैं हम। नहीं तो पीछे तो बहुत ही हालात ख़राब था। अभी मैंने मैप चेक किया, 50 किलोमीटर और रह गया। कुल मिला के 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है। अभी हमारा ब्रेक लेने का भी कोई इरादा नहीं है। हम सोच रहे हैं सीधा वहीं होटल में जाके रुकें, रेस्ट करें, और फिर हो सके तो एक्सप्लोर करें सिटी को। अभी कोई ब्रेक लेने का इरादा तो नहीं है भाइयों? ना हैं? एक बार पोखरा क्या भाई, ब्रेक पोखरा पोखरा में है ना, तो वहीं रुकते हैं सीधा, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या करना होटल पे। फिलहाल अभी बहुत थक गए हम। दोस्तों हम पोखरा पहुँचने वाले हैं। 3-4 किलोमीटर बाद हमारा होटल आ जाएगा। बस कुछ ही टाइम में, 15 से 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे होटल में। और उसके बाद आराम से रेस्ट मार के, जो इनका 12 बजे का समय है नाइट लाइफ का, वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। देखिए मारुति चल रही है भाई, स्टेट। ऑलमोस्ट हम होटल के पास आने वाले हैं। और चहल पहल देख के आप समझ सकते हैं कि हम पोखरा एंटर हो गए। काफ़ी
बिजी स्ट्रीट लग रही है। तो होटल पहुंच के बात करता हूं मैं आपसे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में पोखरा सिटी में। यहाँ से लेक मेरे ख्याल से 10-12 मिनट के रास्ते पे है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग बहुत थक गए हैं, तो अभी हम लोग रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके जब हम थोड़ा सो के उठेंगे उसके बाद देखते हैं हम कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले कहाँ चलते हैं, लेक तो मेरे ख्याल से कल ही जाने का फ़ायदा है। तो पहले रेस्ट कर लेते हैं, कुछ हल्का उनका खा पी के फ्रेश हो गए, फिर उसके बाद चलेंगे। क्यों भाई? शाम 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद यार क्या करेंगे, दुकान ही 12 बजे के बाद खुलती है सारी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको दिखूंगा एक्सप्लोर करते हुए पोखरा सिटी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। GY ब्लॉग्स को प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच।